हेलो फ्रेंड, मैं विनोद कुमार श्योर सक्सेस सीटेट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। और मैं आपको पता है कि मैं इस सीरीज में केवीएस से रिलेटेड जो पेडागोजी वाले प्रश्न पूछे जाते हैं वो उस प्रश्न को लेकर के आया हूं, क्योंकि आने वाला केवीएस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये सेशन हो रहा है। आप केवीएस का पीआरटी एग्जाम दे रहे हैं, टीजीटी दे रहे हैं या पीजीटी दे रहे हैं, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला सेक्शन, ये सीरीज जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको पेडागोजी कहते हैं, शिक्षण शास्त्र कहते हैं। आप सबको पता है कि 40 मार्क्स का तीनों एग्जाम में पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी में पेडागोजी से प्रश्न पूछे जाते हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है। इसलिए हम लोग इस पेडागोजी वाले सेक्शन को क्वेश्चन के वाइज देख रहे हैं, क्वेश्चन से समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे, सोल्व करेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा, लाभदायक होगा। चलिए, इसके पहले नेक्स्ट सेशन में हमने 1 to 25 प्रश्न का डिस्कशन किया था। आज हम लोग करेंगे नेक्स्ट प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। और आज का पहला प्रश्न होगा, आज का पहला प्रश्न अगर चैप्टर वाइज देखा जाए तो यह फर्स्ट चैप्टर का 26 प्रश्न होगा। 25 तक के प्रश्न को हमने पहले ही हम देख चुके हैं। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न है, यहाँ पर पूछा जा रहा है, यदि छात्र समझने में सुस्त हो और आपका व्याख्यान समझने में अक्षम हो तो आप क्या करेंगे। टीचर से पूछा जा रहा है कि यदि आपका छात्र किसी कंटेंट को समझने में सुस्त हो, अक्षम में हो, तो आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है, अपने व्याख्यान को सरल बनाएंगे और उस छात्र के लिए थोड़ा अतिरिक्त समय निकालेंगे। बी ऑप्शन है, एक छात्र के लिए बाकी छात्रों का नुकसान नहीं करेंगे। सी ऑप्शन है, होशियारी से उसे नज़रअंदाज कर देंगे। डी ऑप्शन है, किसी बहाने से उसे कक्षा छोड़कर जाने को कहेंगे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, ध्यान रखें, पेडागोजी के प्रश्न ऐसे होते हैं, अगर आप चाइल्ड साइकोलॉजी को ठीक से पढ़े हैं तो पेडागोजी के क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हैं। ये कॉमन सेंस पर आधारित होता है। अगर आराम से पढ़ें, समझ के करने की कोशिश करें तो ये बहुत इजी वे में हो जाता है। तो इसलिए प्रश्न पूछा जा रहा है, अगर आप शिक्षक हैं तो आप कोई कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं तो छात्र को उस कंटेंट को समझने में परेशानी हो रही है और वो अक्षम है, तो आप क्या करेंगे। तो आप पहले ऑप्शन पे जाएंगे, यानी अपने व्याख्यान को, अपने लेक्चर को आप सरल करेंगे और थोड़ा उस छात्र को थोड़ा एक्स्ट्रा समय देंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। आपका दायित्व बनता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करूं तो प्रश्न है यहाँ पर, एक अच्छे शिक्षक के रूप में आपको अपना अतिरिक्त समय कैसे बिताना चाहिए। ये ऑप्शन है, प्रार्थना में शामिल रह करके। बी है, दोस्तों के साथ रह करके। सी है, घूम कर और मजे कर। डी ऑप्शन है, खुद को पढ़ाई में लगाकर। पूछा जा रहा है, एक अच्छे शिक्षक के रूप में आपका अतिरिक्त समय कैसे बिताना चाहिए, पूछा जा रहा है। तो यह देखिएगा, ये चारों ऑप्शन में बेटर ऑप्शन जो है यह डी है, खुद को पढ़ाई में लगाकर। यानी एक अच्छा शिक्षक तभी बन सकता है जब वह प्रतिदिन सीखे और सीख करके बच्चों को सिखाए, यानी पढ़े। यह अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि खुद को पढ़ाई में लगाकर हम अपना समय व्यतीत करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि आप पढ़ाते समय गलती कर बैठते हैं और कोई छात्र इसके बारे में आपको बताता है तो आप क्या करेंगे। गलती के लिए खेद महसूस करेंगे, अत्यंत क्रोधित और शर्मिंदगी महसूस करेंगे, छात्र को डांटेंगे और इसके बाद उसे अनदेखा करेंगे, अपनी खुद खिज छुपाने के लिए तुरंत कक्षा से बाहर जाएंगे। तो देखिए,
अच्छे शिक्षक का दायित्व होता है कि ये पढ़ाते समय आप गलती कर बैठते हैं, कोई छात्र इसके बारे में कहता है, तो आप अपने गलती पर खेद महसूस करेंगे, गलती पर खेद महसूस करेंगे, यानी उस मिस्टेक पर सॉरी फील कराएंगे, आप करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न यहां से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से क्या वह सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है जो एक शिक्षक में अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से क्या वह सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है जो शिक्षक के लिए अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। ए ऑप्शन है अच्छी शक्ल सूरत, बी ऑप्शन है अच्छे ढंग से अतिरिक्त की अभिव्यक्ति की क्षमता, सी ऑप्शन है शैक्षणिक उत्कृष्टता, डी ऑप्शन है खेल कूद के छात्रों में उपलब्धता। खेल कूद के छात्रों में उपलब्धि की बात पूछी जा रही है, यानी आप देखेंगे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण योग्यता है जो एक शिक्षक के लिए अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। तो अच्छे ढंग से अभिव्यक्ति की क्षमता, एक अच्छे शिक्षक में अपने कंटेंट को डिलीवर करने का यानी अभिव्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए, यह सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से किस सामान्य या स्कूली बच्चों का सबसे आम डर माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे सामान्य या स्कूली बच्चों का सबसे आम डर माना जाता है। ए ऑप्शन है तालमेल की अनिवार्यता, बी ऑप्शन है सक्षम समूह के द्वारा अस्वीकारता, सी ऑप्शन है परीक्षा में असफलता, डी ऑप्शन है शिक्षक के द्वारा नापसंद किया जाना। शिक्षक के द्वारा नापसंद किए जाने की बात हो रही है, तो पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे सामान्य या स्कूली बच्चों का सबसे आम डर माना जाता है। तालमेल की अपर्याप्तता, यानी कह सकते हैं यह तालमेल एडजस्टमेंट नहीं बैठा पाते हैं, यह सबसे आम डर होता है बच्चों में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है, एक शिक्षक चुनते समय किस बात को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। एक शिक्षक चुनते समय किस बात को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। ए ऑप्शन है विषयों का ज्ञान, परीक्षा का परिणाम, बी है सी ज्ञान और अभिव्यक्ति की क्षमता, डी है केवल अभिव्यक्ति की क्षमता। डी है केवल अभिव्यक्ति की क्षमता पूछी जा रही है। यानी देखें कि अगर एक अच्छे शिक्षक हैं और अगर उनका चुनाव आप कर रहे हैं तो उनमें क्या क्षमताएं होनी चाहिए, तो आप देखेंगे नॉलेज एंड पावर ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कह सकते हैं ज्ञान और अभिव्यक्ति की क्षमता उस व्यक्ति में होनी चाहिए जिसको हम शिक्षक के रूप में चुनेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे, माता पिता शिक्षक संघ पीटीए की बैठक में कब आयोजित की जानी चाहिए। यानी माता पिता शिक्षक संघ की बैठक कब आयोजित की जानी चाहिए। ए है नियत समय या समय समय पर, बी है जब छात्र दाखिला लेते हों, सी है नतीजे घोषित कर दिए जाने के बाद, डी है सबसे बड़े अवसर से पहले। यानी ध्यान रखेंगे एक पीटीए की बात कही जा रही है, पेरेंट टीचर मीटिंग की बात की जा रही है, तो पेरेंट टीचर मीटिंग का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा नियत समय पर और समय समय पर होनी चाहिए, जब भी उसका निश्चित समय हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ आपसे, अपने खाली समय के दौरान किसी शिक्षक को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। ए ऑप्शन है उपन्यास और कहानी की किताबें, बी है धार्मिक और आध्यात्मिक किताबें, सी है अनुसंधान पत्र और पत्रिकाएं, डी है शैक्षणिक पत्रिकाएं। डी है शैक्षणिक पत्रिकाएं की बात की जा रही है। तो आप ध्यान रखेंगे शिक्षक से पूछा जा रहा है कि अगर आप खाली समय आपके पास है तो आप पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। तो आप शैक्षिक
पत्रिकाओं को प्राथमिकता देंगे, ध्यान रखेंगे शैक्षिक पत्रिकाओं को, ताकि आपका शैक्षणिक अभिव्यक्ति जो है और उस पर ज्ञान का वृद्धि हो सके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, कोई पाठ पढ़ने से पहले शिक्षक को, पूछा जा रहा है कोई पाठ पढ़ाने से पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो ये ऑप्शन है, पाठ की मुख्य उद्देश्य के बारे में बात करनी चाहिए। बी है, प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। सी है, एक छात्र को पाठ पढ़ने के लिए कहना चाहिए। डी है, पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ बताने चाहिए। पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ बताने चाहिए। तो इसलिए आप देखेंगे पूछा जा रहा है एक शिक्षक को पाठ पढ़ाने के पहले क्या कहना चाहिए। तो पाठ के मुख्य उद्देश्य के बारे में बात करनी चाहिए स्टूडेंट से। अगर आप कोई लेसन पढ़ा रहे हैं, लेसन डिलीवर कर रहे हैं, तो पहले उसके मेन थीम के बारे में डिस्कस करें बच्चों से, ताकि उनका ज्ञान का वृद्धि हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है यहाँ पर, आपकी राय में बालिकाओं की शिक्षा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि। ए ऑप्शन है, तब वे कोई रोजगार प्राप्त कर सकती हैं। बी है, बालिकाओं की शिक्षा से परिवार में शिक्षा आती है। सी ऑप्शन है, बालक और बालिकाएं दोनों बराबर हैं। डी ऑप्शन है, निरक्षरता दूर की जा सकती है। आपकी राय में बालिकाओं की शिक्षा महत्वपूर्ण इसलिए है कि, ध्यान रखेंगे यह पूछा जा रहा है बालिकाओं की शिक्षा महत्वपूर्ण इसलिए है कि निरक्षरता दूर की जा सकती है। और बालिकाओं की शिक्षा पर हम ध्यान दें तो निरक्षरता दूर किया जा सकता है। और आपने सुना है कि अगर एक व्यक्ति पढ़ता है तो वो खुद ही पढ़ता है, लेकिन एक महिला पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है। इसलिए इसका थीम यह बनता है कि हम निरक्षरता दूर कर सकते हैं अगर बालिकाओं के शिक्षा पर ध्यान दें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, एक अच्छे छात्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है। एक अच्छे छात्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है। ये ऑप्शन है, हमेशा शिक्षक की आज्ञा का पालन करना स्कूल में। बी ऑप्शन है, स्कूल में समय निष्ठा का पालन करना। सी है, जो पढ़ाया जा रहा है उसे समझने का प्रयास करना। डी ऑप्शन है, स्कूल में अच्छे आचरण करना। स्कूल में अच्छे आचरण करना, यानी एक अच्छा छात्र है इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है जो पढ़ाया जा रहा है उसे समझने का प्रयास करना। जो पढ़ाया जा रहा है उसे समझने का प्रयास करना, यह अच्छा गुण होना चाहिए स्टूडेंट का। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे, अपनी कक्षा में यदि कोई उत्तर जानते हुए भी डर की वजह से प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है तो आप क्या करेंगे। आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे पूछा जा रहा है कि अगर कोई छात्र है कक्षा में उत्तर जानता है और वह उत्तर जवाब नहीं दे पाता है, उत्तर नहीं दे पाता है, तो आप क्या करेंगे। ये ऑप्शन है, उसे उत्तर देने के लिए फिर से कहेंगे। बी ऑप्शन है, उसे उत्तर बताएंगे। सी ऑप्शन है, उसे डर की वजह पता करने की कोशिश करेंगे। डी ऑप्शन है, किसी और छात्र को उत्तर देने के लिए कहेंगे। किसी और छात्र को उत्तर देने के लिए कहेंगे। यानी ध्यान रखेंगे सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन जो हो सकता है उसके डर की वजह जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों बच्चा में डर है और वह प्रश्न का जवाब नहीं दे पा रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है आपसे, प्रश्न है, शिक्षक के व्यक्तित्व का निम्नलिखित में से कौन सा गुण विद्यार्थी को शिक्षकों के नजदीक लाता है। ठीक है, शिक्षक के व्यक्तित्व का निम्नलिखित कौन सा गुण विद्यार्थियों को शिक्षक के नजदीक लाता है। ए ऑप्शन है, सहायता की भावना। बी है, माफ करने की भावना। सी है, सभी विद्यार्थियों के साथ एक जैसा व्यवहार करना। डी ऑप्शन है, ये सभी। अर्थात एक अच्छे शिक्षक का ये उपयुक्त तीनों गुण होना चाहिए ताकि बच्चे उनसे इंटरेक्ट कर सकें। यानी महत्वपूर्ण ये सभी गुण होने चाहिए शिक्षक के व्यक्तित्व में।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे, आप बच्चों की पठन रुचियों का पता लगाना चाहते हैं और इस प्रयोजन के लिए आप अपने क्षेत्र में अलग अलग आयु वर्ग के बच्चों का प्रतिनिधित्व प्रति चयन चुनते हैं, यह सर्वेक्षण कहा जाएगा। 39 पूछा जा रहा है, आप बच्चों के पठन रुचियों का पता लगाना चाहते हैं और इस प्रयोजन के लिए आप अपने क्षेत्र में अलग अलग आयु वर्ग के बच्चों को प्रतिनिधित्व प्रति चयन चुनते हैं, यह सर्वेक्षण कहा जाता है। ऑप्शन ए है अनुवांशिक कारण अध्ययन दृष्टिकोण, बी है प्रतिनिधिक समूह केस अध्ययन दृष्टिकोण, अधोमुखी केस अध्ययन दृष्टिकोण, विकास केस अध्ययन दृष्टिकोण, विकास केस अध्ययन दृष्टिकोण। यानी ध्यान रखेंगे यह पूछा जा रहा है, आप बच्चों के पठन रुचियों का पता लगाना चाहते हैं और इस प्रयोजन के लिए आप अपने क्षेत्र में अलग अलग आयु वर्ग के बच्चों का के प्रतिनिधित्व प्रति चयन चुनते हैं, तो यह सर्वेक्षण प्रतिनिधि समूह केस अध्ययन कहा जाएगा। ध्यान रखेंगे प्रतिनिधि के समूह केस अध्ययन, क्योंकि एक अलग अलग आयु वर्ग के समूह के बच्चों का प्रतिनिधित्व बना रहे हैं और उनका अध्ययन कर रहे हैं कि उनकी मेंटलिटी क्या है, तो यह प्रतिनिधित्व समूह अध्ययन केस का दृष्टिकोण कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, चलिए प्रश्न पूछा जा रहा है, कक्षा में प्रभावी तरीके से अनुशासन किस प्रकार रखा जा सकता है। ए ऑप्शन है अनुशासनहीनता के कारण जानकर और उसे सख्ती से निपटाते हुए, बी है एक ऐसे कार्यक्रम की व्याख्या करके जो विद्यार्थियों की आवश्यकता और रुचि के अनुसार हो, सी ऑप्शन है कक्षा में भड़कीले वस्त्र पहनकर आते हुए, डी है इनमें से कोई नहीं। कक्षा के प्रभावी तरीके से अनुशासन किस प्रकार रखा जा सकता है, कक्षा में प्रभावी तरह से अनुशासन किस प्रकार रखा जाता है, तो एक ऐसे कार्यक्रम की व्यवस्था कर जो विद्यार्थियों को आवश्यकता और रुचि के अनुसार हो, इस तरह आप अनुशासन बना सकते हैं अपने कक्षा में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न पूछा जा रहा है, उच्चतर शिक्षा में शिक्षण का अर्थ, उच्चतर शिक्षा में शिक्षण का अर्थ है, ये ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचना प्रस्तुत करना, बी है कक्षा में प्रश्न पूछना और परीक्षाएं संचालित करना, सी ऑप्शन है विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी करना और इसे पास करने में मदद करना, डी ऑप्शन है कैसे सीखें इसमें विद्यार्थियों की मदद करना, इसमें विद्यार्थियों की मदद करना। पूछा जा रहा है उच्चतर शिक्षा का अर्थ है, यानी टीचिंग इज हायर एजुकेशन इम्प्लाइज, यानी उच्चतर शिक्षा हायर एजुकेशन का क्या थीम हो सकता है, तो आप कैसे सीखें इसमें विद्यार्थियों की मदद करना, कैसे सीखें इसमें विद्यार्थियों का मदद करना, यानी हेल्पिंग स्टूडेंट हाउ टू लर्न, हेल्पिंग स्टूडेंट हाउ टू लर्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, यदि आपकी कक्षा में अधिकांश विद्यार्थी कमजोर हैं, यदि आपकी कक्षा में अधिकांश विद्यार्थी कमजोर हैं, तो ये ऑप्शन आपको बुद्धिमान विद्यार्थियों की परवाह नहीं करना चाहिए, बी है आपको अपनी पढ़ने की गति तेज रखनी चाहिए ताकि विद्यार्थियों के समझने का स्तर बढ़ सके, सी ऑप्शन है आपको पढ़ाने की गति धीमी रखनी चाहिए, डी ऑप्शन है आपको बुद्धिमान विद्यार्थियों को थोड़ा अतिरिक्त मार्गदर्शन देते हुए अपने पढ़ाने की गति धीमी रखनी चाहिए। यदि आपकी कक्षा में अधिकांश विद्यार्थी कमजोर हैं तो आपको क्या करना चाहिए, यानी आपको बुद्धिमान विद्यार्थियों को थोड़ा अतिरिक्त मार्गदर्शन देते हुए अपने पढ़ाने की गति धीमी रखनी चाहिए ताकि बच्चे जो हैं सभी उस लेक्चर को सुन सकें, समझ सकें और सीख सकें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, अपने विद्यार्थियों का ध्यान खींचने में जो शिक्षक योग नहीं होता उसे अपनी शिक्षण विधि का मूल्यांकन कर उसे सुधारना चाहिए, पद से इस्तीफा दे देनी चाहिए, अपने विद्यार्थियों में कमी ढूंढनी चाहिए, बोलकर लिखवाना शुरू करना चाहिए।
देखिए ये सबसे बेटर, अगर कोई शिक्षक पढ़ा रहा है तो विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित नहीं कर रहा है, योग नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, तो अपनी शिक्षक विधि का मूल्यांकन कर उसे में सुधार करनी चाहिए। शिक्षण विधि में मूल्यांकन कर उसमें सुधार करनी चाहिए ताकि वह प्रोग्रेसिव हो सके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न यह है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक सबसे वांछनीय है? सबसे वांछनीय है, ए ऑप्शन है वह जो पढ़ाने के लिए नियमित रूप से आता है लेकिन इस बात को जानने के लिए परवाह नहीं करता कि विद्यार्थी क्या सीख रहे हैं। बी ऑप्शन है वह जो समय पर कक्षा में आता है लेकिन विद्यार्थियों के कक्षा में देर से आने पर ध्यान नहीं देता। सी ऑप्शन है वह जो एक नैतिकवादी है और हर समय विद्यार्थियों को नैतिकता का उपदेश देता है। डी ऑप्शन है वह जो अपने विषय को ठीक ठाक जानता है लेकिन विद्यार्थियों को काफी अधिक सिखाने को प्रेरित करता है, सिखाने को प्रेरित करता है। तो ध्यान रखेंगे यह निम्नलिखित में से शिक्षक के लिए सबसे वांछनीय गुण ये होना चाहिए कि वह अपने विषय को अगर ठीक ठाक जानता भी है लेकिन विद्यार्थियों को काफी अधिक सिखाने की प्रेरित करता हो, वह यह वांछनीय गुण होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न है, यह कोई व्यक्ति पूछा जा रहा है, कोई व्यक्ति एक अच्छा शिक्षक हो सकता है यदि वह शिक्षण में सच्ची रुचि रखता हो, बी है विद्यार्थियों पर नियंत्रण रखने का तरीका जानता हो, सी ऑप्शन है उच्च शिक्षा प्राप्त हो, डी ऑप्शन है पहनावे का की अच्छी समझ हो, पहनावे की अच्छी समझ हो। कोई व्यक्ति एक अच्छा शिक्षक हो सकता है यदि वह शिक्षण में सच्ची रुचि रखता हो, विद्यार्थियों पर नियंत्रण का तरीका जानता हो, उच्च शिक्षा प्राप्त हो, यानी शिक्षण में सच्ची रुचि अच्छी रुचि रखता हो, वह एक शिक्षक के लिए अच्छा गुण माना जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, जब आप कक्षा में कोई नया विषय पढ़ाना आरंभ करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण एहतियात आप क्या बरतना चाहेंगे? ए है यह देखना कि कक्षा में पहले प्रभाव जमाना महत्वपूर्ण है, बी है यह देखना कि आपके पढ़ाने के क्रम में विद्यार्थी प्रश्न न पूछें, सी है विद्यार्थियों के बीच यह विचार उत्पन्न करना कि जो कुछ पहले से जानते हैं उसे नए विषय का तर्क संगत संबंध हो। इनमें से कोई नहीं। पूछा जा रहा है जब आप कक्षा में कोई नया विषय पढ़ाना आरंभ करते हैं तो सबसे पहले महत्वपूर्ण एहतियात आप क्या बरतना चाहेंगे? यह देखना कि कक्षा में पहले प्रभाव जमाना, यह देखना कि आपके पढ़ाने के क्रम में विद्यार्थी प्रश्न पूछें, विद्यार्थी के बीच यह विचार उत्पन्न करना कि जो वो कुछ पहले से जानते हैं उसे नए विषय और तर्क के साथ संबंध करें, संगत तर्क संगत संबंध है। चलिए सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक अच्छे शिक्षक का लक्षण है? निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक अच्छे शिक्षक का लक्षण है? ए है विषय के गहन जानकारी रखना, बी है हमेशा विद्यार्थियों से काफ़ी ज़्यादा अपेक्षा रखना, सी है कुछ विद्यार्थियों के प्रति पक्षपात कर दिखाना, डी है गृह कार्य की अनावश्यक मात्रा सौंपना, अनावश्यक मात्रा सौंपना। निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक अच्छे शिक्षक का लक्षण है? एक अच्छे शिक्षक का लक्षण है तो विषय के गहन जानकारी रखना, विषय का गहन जानकारी रखना। ध्यान रखेंगे, ये ऑप्शन पे जाएंगे आप। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव एक शिक्षक के लिए सबसे उपयुक्त है? कौन सा सुझाव एक शिक्षक के लिए सबसे उपयुक्त है? ये ऑप्शन है केवल सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी की जरूरतों पर ध्यान देना, विद्यार्थियों की एक शिक्षा से प्रत्याशा समझाना, शिक्षण में केवल शैक्षणिक पहलू शामिल होने चाहिए न कि सामाजिक या सांस्कृतिक, विद्यार्थियों से हमेशा पूरे ध्यान और सहयोग की आशा करना, पूरे ध्यान और सहयोग की आशा, अर्थात देख सकते हैं विद्यार्थियों की एक शिक्षक से प्रत्याशा समझाना।
प्रत्याशा समझाना, बी ऑप्शन पे जाएंगे आप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न है असरदार शिक्षक निम्नलिखित में से कौन से लक्षण दिखाते हैं? असरदार शिक्षक निम्नलिखित में से कौन से लक्षण दिखाते हैं? ए ऑप्शन है वे विद्यार्थियों की राजनीतिक मुद्दों के बारे में प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देता। बी है उनमें अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों के बारे में समझ होती है। सी ऑप्शन है वे जाति और पंथ के आधार पर विद्यार्थियों में भेदभाव नहीं करते हैं। डी है वे विद्यार्थियों को एक टीम के रूप में कार्य नहीं करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यानी असरदार शिक्षक निम्नलिखित में से कौन से लक्षण दिखाता है? यह बी ऑप्शन पे जाएंगे आप, उनमें अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों के बारे में समझाना, सांस्कृतिक। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी असरहीन अप्रभावी शिक्षक के लक्षण हैं? असरहीन यानी अप्रभावी शिक्षक के लक्षण है। ए है सुस्त या उबाऊ कक्षा लेना। बी है अस्पष्ट या दिग्भ्रमित करने वाली व्याख्याएं देना। सी है विद्यार्थियों के साथ करुणा और सम्मानपूर्ण व्यवहार करना। डी है नियंत्रण का अभाव होना। यानी असरहीन अप्रभावी शिक्षक के लक्षण है विद्यार्थियों के साथ करुणा और सम्मानपूर्ण व्यवहार करना, विद्यार्थियों के पास साथ करुणापूर्ण और सम्मानपूर्ण व्यवहार करना। नेक्स्ट प्रश्न है एक अध्यापक का मुख्य कार्य होता है। ए ऑप्शन है केवल शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना। बी है विद्यार्थियों की लगातार गलतियां निकालते रहना। सी है विद्यार्थियों को अपने लिए सीखने में मदद करना। इनमें से कोई नहीं, ध्यान रखेंगे, इनमें से कोई नहीं। यानी विद्यार्थियों को अपने लिए सीखने में मदद करना। प्रश्न है शिक्षण में निम्न विभिन्न तरीकों का उपयोग करने के कारण है। शिक्षण में विभिन्न तरीकों का उपयोग करने के क्या कारण हो सकते हैं? ये ऑप्शन है शिक्षण आसान बनाया गया है। शिक्षण रुचिकर बन गया है। सी है विद्यार्थी अधिक ध्यान देते हैं। ये सभी विद्यार्थी अधिक ध्यान देते हैं, ये सभी। यानी एक शिक्षण में नए तरीकों का उपयोग करने का मतलब ये होता है कि शिक्षण आसान बन गया है, शिक्षण रुचिकर बन गया है और विद्यार्थी अधिक ध्यान देते हैं। यानी डी ऑप्शन उपयुक्त में से सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और परिकल्पना निम्न में से किस क्षेत्र पर लागू की जाती है? ए है प्रबंधन, बी है व्यापार, सी है इलाज और डी है ये सभी। पूछा जा रहा है ये सभी। यानी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की परिकल्पना निम्न में से किस क्षेत्र पर लागू की जाती है? तो प्रबंधन पर भी लागू की जाती है, व्यापार पर भी, इलाज पर भी। यानी उपयुक्त सभी में से जाएंगे, सभी पर मनोवैज्ञानिक सिद्धांत लागू किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है जब कोई अच्छा विद्यार्थी कम अंक लेकर आता है तो एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करेंगे? कोई अच्छा विद्यार्थी कम अंक लेकर आता है तो आप अध्यापक के नाते क्या करेंगे? ये ऑप्शन है उसे मनोवैज्ञानिक उपचार देंगे। बी ऑप्शन है कक्षा के सामने शर्म महसूस करेंगे। सी है उसे कठिन परिश्रम करने के लिए प्रेरित करेंगे। डी है उसे अनेक तरीके से दंडित करेंगे। यानी पूछा जा रहा है जब कोई अच्छा विद्यार्थी कम अंक लेकर आता है तो एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करेंगे? उसे मनोवैज्ञानिक उपचार देंगे, यानी उनसे सांत्वना देंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि कहाँ गलती हो गई है, उस पर आप ध्यान दो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है अध्यापक को अपने विद्यार्थियों की गलतियों का अध्ययन कराना चाहिए। यह प्रायः दर्शाता है
ए है उनके ज्ञान के स्तर को, बी है विभेदित पाठ्यक्रम की आवश्यकता को, सी है सामूहिक क्षमता के रास्ते को, डी ऑप्शन है उपचारात्मक रणनीतियों की आवश्यकता को। उपचारात्मक रणनीतियों की आवश्यकता को। अध्यापक को अपने विद्यार्थियों की गलतियों का अध्ययन करना चाहिए। यह प्रायः दर्शाता है उपचारात्मक रणनीतियों की आवश्यकता को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, ध्यान रखेंगे। शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र नहीं आता? शिक्षक शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र नहीं आता? ये ऑप्शन है शिक्षा का दार्शनिक स्तर, बी है सामूहिक गतिशीलता, सी है अध्यापक और शोधकर्ताओं का मूल्यांकन, डी है समायोजन की प्रक्रिया। डी है समायोजन की प्रक्रिया। पूछा जा रहा है शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र नहीं आता? तो शिक्षा का दार्शनिक स्तर, शिक्षा का दार्शनिक स्तर जो है यह नहीं आता। चलिए इस सेशन का ये लास्ट प्रश्न था और मैं आशा करता हूँ कि शिक्षण वाले क्षेत्र से संबंधित जो भी प्रश्न है इसको आप कर चुके हैं, समझ चुके हैं। इससे कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न और रह जाते हैं जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर के आऊँगा और हम लोग डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप सीटेट, स्टेट और किसी भी शैक्षणिक क्षेत्र में जाने के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं करने का, तो उसके लिए हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के लिए फ़ोन नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 8986327904 पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और किसी तरह का क्यूरी है तो आप उस क्यूरी को प्राप्त कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।